गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोरोना से सेफ होंगे अपने घर पे। लास्ट वाली क्लास में 10th क्लास के अंदर हम जो बात कर रहे थे वो हमने एसिड और बेस का जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने बात की थी। फिर लास्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था बेस को लेकर के, वो पढ़ाया था आपको डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस का डाइल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। आज जो नया टॉपिक मैं जो लेके आया हूँ वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मतलब कौन एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन एसिड जो होता है उनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किस एसिड का स्ट्रेंथ कम होता है। चाहे वो एसिड को लेकर के हो चाहे बेस को लेकर के हो, कि किसकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी जो होती है वो ज्यादा या कम होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि अपने पास में जो स्ट्रेंथ के टर्म के आधार पर नेचर ऑफ एसिड और बेस जो होते हैं ना वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप का होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ सकता है और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें बात कर सकते हैं कौन सा वाला, दूसरा अपने पास में है वीक एसिड या वीक बेस भी हम बात कर सकते हैं। यहां पर समझ गए मेरी बात को। अब चीजें यहां देखो डिपेंड क्या करती है। सर यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और वीक एसिड और बेस पे स्ट्रेंथ का क्या लेना देना है? देखो स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी है ना वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। मतलब किसी भी एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि किस सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा, जो सब्सटेंस अपने आप को किसी पर्टिकुलर मीडियम में जितना ज्यादा या जितना जल्दी या जितना हाईली परसेंटेज ऑफ रेशो के अंदर क्या करता है, डिसोसिएट करता है, तो वहां बनने वाला सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जिस भी एसिड या बेस का डिसोसिएशन कंप्लीट होता है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी भी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा मिलेगी आपको। तो यहाँ पर उसी चीज को लेकर के हमने बात किया कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है यहाँ पर इनकी होती है हाई। ठीक है, और इनका जो एसिडिक और बेसिक जो स्ट्रेंथ होता है वीक के अंदर, इनका जो स्ट्रेंथ होता है ये होता है अपने पास में लो। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई इसका स्ट्रेंथ हाई क्यों है, इसका स्ट्रेंथ लो क्यों है, उसकी कहानी मैं समझाता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं या बेस वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर HCl मुझे लेना होता एक्वस सॉल्यूशन में, बेस मुझे लेना होता NaOH ये भी एक्वस में, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों का स्ट्रेंथ कैरेक्टर जो है इन मीडियम क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनका डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से डिग्री ऑफ आयन ज्यादा मिलेगा, और डिग्री ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा इसका स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी भी उतना ही क्या होगा, सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा होगा। मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो जिसका डिसोसिएशन ज्यादा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा अपने को मिलेगी। वही चीजें हम वीक एसिड में हम बात करें तो बोल वीक एसिड के अंदर क्या होता है कि इनका जो डिसोसिएशन होता है ना, इनका डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन इनका होता है। ठीक है, और इनका जो होता है ये इनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है,
कंप्लीट और इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन अपने पास में होता है। अब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब अगर मैं वीक एसिड अगर मैं लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने ये वाला लिया, तो इसका इन एक्वस सॉल्यूशन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा। मतलब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है ना, वो इस वाले के कंपेयर में, किस वाले कंपेयर में, इस वाले के कंपेयर में यहाँ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होगा, डिसोसिएट आयन का कैरेक्टर जो होगा, परसेंटेज जो होगा वो कम होगा। ऐसे में वीक बेस की भी बात कर सकता हूँ, NH4OH लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में मैंने जब इसको डाला तो क्या बना, NH4 का पॉजिटिव एक्वस और OH का नेगेटिव एक्वस। समझ गए मेरी बात को? तो मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की बात करता है और यहाँ पर किसकी बात करता है, यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करता है। और जहां पर डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ कैरेक्टर भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं एक मीडियम एक लेवल अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो देखने कि मैंने एक छोटा सा ग्राफ टर्म बनाता हूं, देखना। ठीक है, मैं यहां पर बनाता हूं, देखो यार, ठीक है, एक टर्म मैंने बना दिया यहाँ पर डायरेक्टली। यहाँ पर है ये H पॉजिटिव आयन, ये मैंने बीच का रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इधर मैंने रख दिया OH नेगेटिव आयन। ठीक है, कौन सी बात है, यहाँ पर pH की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी 0, यहाँ pH का वैल्यू रख दिया 14। तो कॉमन सी बात है कि इधर से इधर जाने पर तो ये जो प्रॉपर्टी ये 7 मैंने मानी, ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इधर से इधर जाने पर, अगर ये कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन अगर इंक्रीज अगर होगा तो एसिडिटी का कैरेक्टर जो होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉमन सी बात है। और यहाँ OH नेगेटिव आयन का अगर कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर बेसिक जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इधर से उधर जाने पर एसिडिटी का कैरेक्टर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट बेसिसिटी कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। समझे? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर से उधर जाने पर, इधर से उधर जाने पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो आयन है वो क्या होगी, वो घटेगी। घटेगा तो एसिडिटी का लेवल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए मेरी बात को? और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब सारा खेल किसका है कि वहां पर उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है। अगर ज्यादा है, अगर इंक्रीज अगर हो रहा है तो एसिडिटी बढ़ेगी, डिक्रीज अगर हो रहा है तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। यहाँ से यहाँ जाने पर ट्रम जो वैली जो चीजें करती हैं वहां पर ट्रम डिपेंड करता है कि सर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का क्या होना, घटना, OH नेगेटिव आयन का क्या होना, बढ़ना, क्या करेगा अपने पास में ट्रम को लेकर के, जैसे यहाँ पर एसिडिटी का कैरेक्टर जो है, ठीक है, एसिडिटी का कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू घटेगा। तो मतलब कॉमन सी बात है कि भाई H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ग्राफ के अंदर आप यहाँ देखो, ये H का घटना और OH का बढ़ना कंटिन्यू वेरी कर रहा है। OH बढ़ेगा तो बेसिसिटी तो बढ़ जाती है, पर एसिडिटी का कैरेक्टर क्या होगा, कंटिन्यू घटता चला जाएगा। तो ये टर्म था अपने को लेकर के, किसको लेकर के, स्ट्रेंथ को लेकर के। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट अगर है तो वो मेरे से कंफर्म करेगा, पूछेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो कि जो न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन, उसका pH वैल्यू होता है 7, एसिडिक वाले का <7 और बेसिक वाले की pH की वैल्यू जो होती है वो होती है <7। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर ये pH का बढ़ने का मतलब एसिडिटी का घटना, और यहाँ पर pH का बढ़ने का मतलब 7 हो रहा है, 7 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना। pH बढ़ने का मतलब बेसिसिटी का क्या होना, इंक्रीज होना डिपेंड करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कैसा भी अगर डाउट है तो डाउट मेरे से क्लियर करेगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास में है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, समझाता चला जाऊंगा मैं एक एक करके चीजें, सारी चीजें, ठीक है। देखो अपने पास में क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की आज हम बात करते हैं। इंडिकेटर हमने पढ़ा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर की।
तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेकर के, देखना। तो जहां भी बच्चे को लगे कि सर डाउट अगर है तो आप मुझसे क्लियर करिएगा, ध्यान रखने का इस चीज का, ठीक है। अब हमें पता कि हमने बहुत सारे जो है इंडिकेटर हमने पढ़े जो ये कंफर्म करते हैं कि एसिडिक, सामने वाला मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। मतलब हम जो टॉपिक में डाल देता हूं पहले, फिर समझाता हूं मैं एक करके। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने जनरली जो इंडिकेटर पढ़े ना, उन इंडिकेटर का काम क्या था, उनका वर्क था ये पता लगाना कि आपके पास में जो मीडियम है उस मीडियम की नेचर एसिडिक है कि बेसिक है, समझे। मतलब अब तक जो हमने पढ़े ना, जो इंडिकेटर हमने पढ़े, सिंथेटिक पढ़े ची, नेचुरल पढ़े ची, हमने ऑल फैक्ट्री वाले पढ़े, तो उसमें हमने क्या कंफर्म किया कि उसमें हमने सिर्फ उन इंडिकेटर से सिर्फ यही पता लगाया, उनका काम क्या था, उनका काम था कि जो मीडियम आपके पास में दे रखा है, जो ले रखा है, उस मीडियम का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। अब तक हमने इंडिकेटर से यही काम किया है कि हम सामने वाले मीडियम की नेचर का पता लगाने के लिए क्या करते थे, इंडिकेटर का यूज करते थे। पर सर यहाँ पर इस वर्क के साथ साथ, नेचर के साथ साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर करता है। पर यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ा सा अलग हो गया। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, उसे इनका जो वर्क होता है वो होता है, दो काम साथ करते हैं। एक, सामने वाले की जो नेचर है वो कैसी है उसका भी पता लगाते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है, और दूसरा वाला सामने वाले की स्ट्रेंथ का भी पता हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सामने वाला एसिडिक जो मीडियम जो है वो एसिड है या बेस है, ये तो कंफर्म करेंगे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से। पर हम ये भी कंफर्म कर लेंगे कि सामने वाला जो एसिड है अपने पास में है वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, उसका पीएच लेवल क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका भी पता हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने पास में क्या करता है, तो इनका काम क्या होता है, वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ना, वहां पर उनके अंदर क्या होती है, वो सर डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी होती है। किस फॉर्म में, वो सर डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी हो सकती है किस फॉर्म में, वो सर यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी को लेकर के या मीडियम को लेकर के। मतलब यहाँ पर वहां जो हम कलर प्रॉपर्टी जो फाइंड आउट करेंगे ना, वो कलर प्रॉपर्टी हम एक पैरामीटर पे भी ले सकते हैं, पीएच पेपर या पीएच मीटर के ऊपर, ठीक है। दूसरा, सॉल्यूशन कलर के आधार पर भी हम ले सकते हैं। भाई दो टर्म है, क्या तो सामने वाले के पीएच की पेपर में ही कलर प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। पीएच पेपर देखा होगा ना, डबाया कैसा कलर आता है, कलर मैच करते हैं पीएच मीटर से, जैसा कलर प्रॉपर्टी आता है उतनी ही क्या होती है उसकी पीएच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं उसमें डिफरेंट क्या होती हैं, कलर प्रॉपर्टी होती हैं, डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज होती हैं किसके साथ में, डिफरेंट पीएच वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो जैसा आप मीडियम में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो वहां पर वो दो टर्म है, बोले इंडिकेटर का टर्म एक तो पीएच पेपर के रूप में भी हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है। पीएच पेपर के रूप में हम कलर प्रॉपर्टी मैच करते हैं, सॉल्यूशन में भी यही कलर प्रॉपर्टी मैच होती है। उस कलर के आधार पर हम क्या करते हैं, एक रेंज बनाते हैं पीएच की रेंज वैल्यू 1 से लेकर कितने तक हो सकती है सर, 14 तक। बीच में कौन है, 7, और ये हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो 1 से 7 के बीच में जो नेचर आती है वो आती है एसिडिक नेचर, जिसकी अपनी अपनी कलर प्रॉपर्टी होती है। 7 से 14 के बीच में जो नेचर आता है वो कैसा आता है, बेसिक नेचर वाला होता है। समझे मेरी बात को। तो मैंने अभी तक क्या कहा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम होता है किसी भी मीडियम की नेचर के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाना। स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे हम पीएच वैल्यू के आधार पर। पीएच वैल्यू का मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो सर हमारे पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर दो अलग अलग फॉर्म वेरी करती है, एक पेपर फॉर्म होती है स्ट्रिप फॉर्म, एक सॉल्यूशन फॉर्म होती है। हम जो जनरली यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, पीएच पेपर फॉर्म।
तो हम क्या करेंगे कि वहां पर उस पीएच पेपर के साथ में एक पीएच मीटर होता है, जिसके अंदर पीएच की वैल्यू 1 से लेकर के कितनी होती है, 14 तक होती है, जिसके अंदर हर एक पीएच वैल्यू का अपना अपना कलर प्रॉपर्टी वेरी करता है। जब आप किताब में खोल के देखोगे तो आपको पीएच कलर प्रॉपर्टी नजर आएगी। और फिर आप क्या करेंगे, वो स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप को जब आप डीप करेंगे उस मीडियम के अंदर, तो वो स्ट्रिप जैसा कलर क्रिएट करेगा, उस कलर प्रॉपर्टी को हम पीएच मीटर से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। और मैच करने के बाद ये देखेंगे कि वो जो कलर प्रॉपर्टी वो कितने पीएच पे आ रही है, जितने पीएच पे आएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ का पता हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी का पीएच अगर वैल्यू 1 अगर आता है, मतलब वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे। किसी का पीएच वैल्यू अगर 14 आता है किसी मीडियम का, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, समझे। किसी के पीएच का वैल्यू 7 आता है तो समझ लेना कि वो मीडियम कैसा है, तो कलर प्रॉपर्टी मैच करेंगे। पीएच का वैल्यू 7 आता है तो मीडियम कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का अपना कलर प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग बेस का अपना कलर प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अपना कलर प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ पर अगर किसी के बीच में पीएच की वैल्यू कितनी आ जाए, अगर किसी के अंदर पीएच मीटर के अंदर वैल्यू अगर 8 आ जाती है तो ये कैसा है, उसे ये वीक बेस हो जाएगा। किसी के पीएच का वैल्यू अगर 6 अगर आ जाता है बाय द वे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो मतलब पीएच की वैल्यू के आधार पर हम ये कंफर्म करेंगे कि सामने वाले एसिड या बेस की स्ट्रेंथ कैसी है, कैसा एसिड है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, बताता हूँ दोबारा से, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर का काम होता है किसी भी मीडियम की नेचर का पता लगाना। ये इंडिकेटर हमने पढ़े कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी वाले। पर हमारे पास में कुछ जो इंडिकेटर जो थे अपने पास में, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हमने यूज करते हैं। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं वो एक टाइप का मिक्सचर होता है, वैरायटी ऑफ इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मिक्सचर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मिक्सचर की तरह काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नेचर के साथ साथ सामने वाले की स्ट्रेंथ का पता लगाना। स्ट्रेंथ मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन का लेवल क्या है। कंसंट्रेशन लेवल करने के लिए क्या करते हैं, बोले कि इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज 2 तरीके से हम कर सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए, एक पेपर फॉर्म, एक सॉल्यूशन फॉर्म के लिए। अपने लिए जो बेस्ट है वो कौन सी फॉर्म है, पीएच पेपर फॉर्म है। पीएच पेपर के पास में साथ में एक पीएच स्ट्रिप के साथ में पीएच मीटर की एक स्ट्रिप आती है, उस पर अलग अलग पीएच की अलग अलग कलर प्रॉपर्टी आपने देखी होंगी, किताब में देखी होंगी, लैब में देखी होंगी। फिर हम कब मीडियम लेते हैं तो उस मीडियम में उसमें से एक स्ट्रिप फाड़ते हैं। स्ट्रिप को क्या करते हैं हम, जब डीप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो वो एक कलर प्रॉपर्टी शो करता है। वो जो स्ट्रिप है उस कलर को उस पीएच मीटर से मैच करते हैं, जहां पर जिस वैल्यू पर वो कलर मैच कर जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। पीएच के अकॉर्डिंग ही हम सामने वाले की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका मेजरमेंट जो है वो हम 11वीं में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टर्म की पीएच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सामने वाले को लेकर के। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉगरिथम वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयन, अगर बेस है तो क्या आ जाएगा, POH निकाल लेंगे, ये OH नेगेटिव आयन। समझे मेरी बात को। तो पीएच का फॉर्मूला ये होता है कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव की जगह पे आप ये भी ले सकते हो, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो मतलब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सर किसका, वो उसने दे रखा है कि क्या क्या हम इसमें प्रेजेंट हो सकता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्सर है किस किस का, तो सिर्फ वाटर हो सकता है, फिनोप्थेलिन हो सकता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के साथ साथ अपने पास में सोडियम साल्ट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसलिए तो हम इस इंडिकेटर का यूज किसी भी टाइप के मीडियम की स्ट्रेंथ या उसकी नेचर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। और जो जनरल इंडिकेटर होते हैं वो सब पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो यूनिवर्सल का काम यही होता है कि किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे पीएच वैल्यू का। तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता है। 2 काम है, नेचर के साथ साथ किसका पता लगाना, स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मतलब पीएच का पता लगाना। पीएच डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या HCO पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। कंसंट्रेशन के आधार पर पीएच की वैल्यू निकलती है और पीएच के आधार पर डिसाइड, वैल्यू के आधार पर डिसाइड होता है कि सामने वाला सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है या
वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, वो किसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं हम? पीएच के आधार पर। पीएच मिलेगी कैसे? पीएच मीटर का यूज करेंगे हम मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, और वो पीएच मीटर को हम डीप करेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें पता लग गई होंगी। इसी पीएच की कड़ी में कुछ चीजें जो अपनी डेली लाइफ में भी जुड़ती हैं, जो हम इनडायरेक्टली महसूस करते हैं, हम मेजरमेंट नहीं करते उन चीज़ों का, पर हमें महसूस जरूर करते हैं, और हम वो वर्किंग और प्रोसेस के थ्रू भी हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। समझाता हूँ उसके 3 एग्जाम्पल, एक एक करके समझाता हूँ, तीनों एग्जाम्पल देखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपने पास में कि डेली लाइफ में इंडिकेटर क्या काम करता है, कहाँ यूज हो रहा है इंडिकेटर इनडायरेक्टली अपनी डेली लाइफ के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कहाँ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। तो उसमें पहला अपने पास में दे रखा है डेली लाइफ के अंदर, पीएच इन एवरीडे लाइफ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? अब आप अच्छे से जानते हो कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है? बस एग्जर्ट होता है क्या? HCl। अगर HCl का अमाउंट अगर एक्सेस में है ना, तो वहां पर कंसंट्रेशन लेवल H पॉजिटिव आयन का बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाएगी, हाँ है ना। हमको पता है कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो स्टमक के अंदर किसका सिक्रेशन होता है? HCl का। HCl जो होता है वो क्या होता है सर? रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। अब HCl अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हो गया, एक्सेस का अगर HCl का अमाउंट अगर एक्सेस में अगर हो जाता है अमाउंट, तो वहां पर क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगा, और इसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं? बेस डालते हैं। किस फॉर्म में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझे मेरी बात को? जिससे क्या होगा कि अगर हमारे पेट की एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के थ्रू क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमारी स्टमक की जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। सिंपल से समझाता हूँ। भाई हमने खाना खाया, कोई खट्टी मीठी चीज खा ली हमने, खट्टी मीठी चीज खाने से हमारे पेट में क्या बन गई? एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी क्यों बनी? क्योंकि कुछ तो हमारा स्टमक जो होता है ना वो HCl का सिक्रेशन करता है। HCl का काम क्या होता है? वो अपने फूड को डाइजेस्ट करवाना होता है HCl का काम। तो हमारा स्टमक जो होता है वो फूड डाइजेस्टिंग के अंदर रोल प्ले करता है। स्टमक जो HCl जो होता है, तो HCl हमारे स्टमक में क्या हुआ? रिलीज हुआ। अगर उस HCl का कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में ज्यादा हो गया तो हमें एसिडिटी, पेट में जलन वाली शिकायतें होना शुरू हो जाती है। अब हम क्या रास्ता निकालेंगे? इस जलन को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसकी जलन मिटाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई बेस लेंगे। तो बेस के रूप में हम क्या लेंगे? इनो यूज करते हैं जनरली हम डेली लाइफ में, काम तुरंत 2 सेकंड वाला, ठीक है, 6 सेकंड वाला। तो इनो क्या करता है? एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह काम करता है। तो इनो जो होता है वो, तो हम बेसिक मीडियम वाला को मीडियम लेंगे, लाइक अपने पास में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, पानी में डालेंगे, उसको पी जाएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और हमारे स्टमक में प्रेजेंस ऑफ एसिड जो होता है वो दोनों मिलकर अपने आप क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमारे स्टमक की पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, और हमारा पेट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है पीएच का, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ा ना, पीएच का पता लगाना कि स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो गई, पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई पेट में तो दिक्कत करेगा। ज्यादा मतलब अगर एसिडिक मीडियम पीएच का वैल्यू अगर घट गया तो एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात को? और अगर वो बढ़ता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को बेस चाहिए। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल अपने को दांतों की बीमारी में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है टूथ डेके के अंदर। टूथ डेके, दांतों के अंदर एसिडिटी कैरेक्टर का आना। क्या होता है कि हमारी मुंह के अंदर है ना बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो माउथ होता है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं हमारे माउथ के अंदर। तो माउथ में बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे मुंह के अंदर एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरिया की वजह से हमारे माउथ में क्या होता है? एसिड बनना शुरू हो जाता है, और उस एसिड की वजह से हमारे में क्या होती है? टूथ डेकिंग वाली प्रॉपर्टी वेरी करना शुरू हो जाते हैं। मतलब दांतों में सड़न, चींच चलना, ये सब होना शुरू हो जाता है, स्मेल आना, सब लाइक ए पाइलिया वाला काम। तो अब क्या होता है कि अगर अब उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम?
बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई बेस्ट क्वालिटी का क्या लेंगे, कोई टूथपेस्ट यूज करेंगे। तो टूथपेस्ट एज ए वर्क करेगा किसकी तरह, बेस की तरह। तो बेस टूथपेस्ट वाला जो बेस है वो क्या करेंगे, वो बेटर क्वालिटी का हम बेस टूथपेस्ट यूज करेंगे। मुंह में एसिडिटी बन रही थी, टूथ डेकिंग वाला प्रोसेस हो रहा था, तो टूथपेस्ट का बेस और मुंह के अंदर प्रेजेंस ऑफ एसिड अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा और मुंह का मीडियम जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और उससे अपने को टूथ डेकिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब टूथ डेकिंग भी कम होता है जब हमारी माउथ के अंदर क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन अगर हो जाता है ना, तो एसिड फॉर्मेशन की वजह से टूथ डेकिंग प्रॉपर्टी वेरी करती है और इस एसिड फॉर्मेशन की वजह से टूथ डेके होगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें बेस डालेंगे और बेस के रूप में हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर टूथपेस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं बेस्ट क्वालिटी की, जो इस एसिड को इस बेस के थ्रू क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी और हमारे माउथ का पीएच लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएच लेवल न्यूट्रल। और पीएच लेवल जैसे न्यूट्रल होगा तो टूथ डेकिंग वाली प्रॉपर्टी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू कर देगी। ठीक है, तो मतलब मुंह का भी पीएच भी मेंटेन रखना है। और तीसरा जो इसका एग्जांपल है वो जमीन वाला है। ठीक है, सॉइल ऑफ पीएच, सॉइल ऑफ पीएच मतलब ये कहता है कि जमीन का पीएच कितना मेंटेन होना चाहिए, 7 अगर पीएच मेंटेन है जमीन का लगभग तो ये मान लो सोल के अंदर क्या है, बेटर क्वालिटी है। तो आप मतलब ध्यान रखना कि पीएच लेवल अगर 7 है सोइल का, मिट्टी का, तो वो मिट्टी जो है वो बेटर है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। अगर पीएच का लेवल जैसे ही ऊपर या नीचे अगर होगा, इससे कम या ज्यादा होगा, तो वो सोइल जो होती है वो प्लांट ग्रोथ में क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को लेकर के या प्रोडक्शन को लेकर क्या करती है, प्रिवेंशन करना शुरू कर देती है। मतलब उतनी पैदावार नहीं हो पाती है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिप्सम वगैरह का छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी या सोइल की जो पीएच की वैल्यू क्या रहे, मेंटेन रहे और अच्छे से अच्छा क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। समझे मेरी बात को? तो ध्यान रखना मिट्टी की पीएच की वैल्यू को कितना रखना है, मेंटेन 7 अगर हम रखेंगे तो जो 7 के आसपास कहने का मतलब, तो मिट्टी का अंदर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, मिट्टी की क्वालिटी, सोइल की क्वालिटी बेस्ट होगी, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी ग्रोथ, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। अगर पीएच का वैल्यू ऊपर नीचे अगर होता है तो समझ लेना कि वहां पर आपके प्रोडक्शन में, आपकी प्लांट की ग्रोथ में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा और प्लांट उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना एक न्यूट्रल फॉर्म एक पर्टिकुलर पीएच पे कर पा रहा था। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटास का, जिप्सम का क्या करते हैं, जमीन के अंदर छिड़काव करते हैं, मिलावट करते हैं ताकि पीएच की वैल्यू क्या हो जाए जमीन की। तो सोइल टेस्टिंग यही तो काम आती है कि किसी पर्टिकुलर फसल के लिए पीएच का लेवल एक मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी भी खेत में कुछ भी बो दो आप, ऐसा नहीं होता। तो आपको वहां पर पीएच सोइल टेस्टिंग करवानी पड़ती है और फिर कंफर्म करना पड़ता है कि इसके अंदर ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये लगेगी कि नहीं लगेगी, फसल लगेगी नहीं लगेगी। जो उस क्रॉप्स के लिए जो सुटेबल पीएच होगा अगर वो होगा तो वो ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसके लिए भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को देखना पड़ता है। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो है, पीएच जो है वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी क्या करती है, केमिकल रूप से तो कर ही रही है, अपनी डेली लाइफ में भी क्या करती है, वेरिएशन दिखाती है। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीएच का क्या काम है, किस तरीके से हम मेंटेन रख सकते हैं स्ट्रेंथ को, पीएच की वैल्यू को। तो आई होप यहाँ तक पीएच वाला या यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे साल्ट के एग्जाम्पल, साल्ट के टाइप्स विद एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, क्या क्या यूज है उनकी, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ तक सब चीज़ें करें, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत अगर आती है तो मेरे से पूछेगा। ध्यान रखने का, इन तीनों के अंदर मैंने पीएच की वैल्यू को न्यूट्रल करने की कोशिश करी है। ज़्यादा अगर होती है तो दिक्कत होगी। न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, तो बेस डालना पड़ेगा, पीएच का लेवल न्यूट्रल करना है, स्ट्रेंथ न्यूट्रल करना है, तो बेटर रहेगा। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो मेरे से क्लियर करेगा, समझेगा, पढ़ेगा, घर पे रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा। और जिन बच्चों ने नोटबुक चेक नहीं करवाई है वो नोटबुक अपनी कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट टाइम कॉल करूँगा घर पे मैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस, बी सीरियस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।